Good evening, students. We have to continue the political science with the chapter third, US hegemony and world politics. देखो, मैंने आपको थर्ड चैप्टर का ओवरव्यू दिया था एंड आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट दिस कि हम जो भी चैप्टर कर रहे हैं अपनी सीक्वेंस में कर रहे हैं. जैसे कि फर्स्ट चैप्टर हमने कोल्ड वॉर के बारे में किया. कोल्ड वॉर में तुम्हें पता चला कि दो सुपर पावर्स हैं, मतलब दो महाशक्तियाँ हैं जो आपस में एक दुश्मनी की फॉर्म में आते हैं. ठीक है, दे बिकेम राइवलरीज टू ईच अदर. उसके बाद दोनों के बीच में कंपटीशन चलता है. कंपटीशन जब तक चलता रहता है जब तक यूएसएसआर की जो इकोनॉमी है, यानी कि सोवियत संघ की जो इकोनॉमी है, वो डाउन नहीं हो जाती. ठीक है, जो वहाँ की जो गवर्नमेंट है, जो सरकार है, वो सारा ध्यान अपना लोगों से हटाकर कहाँ देती है, लड़ाइयों में, मिलिट्री अलायंस में और इन सब चीज़ों में, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, सारे जो वेपन्स हैं सिर्फ उनमें ध्यान देती है. उसकी वजह से जो लोगों की जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो बिल्कुल डाउन हो जाती है, जो डेवलपमेंट है वो बिल्कुल रुक जाती है. तो उसकी वजह से उनकी पूरी जो इकोनॉमी थी वो गिर जाती है, मतलब जो उनका इकोनॉमी, जो गवर्नमेंट थी वो पूरी गिर जाती है. तो वहाँ पे एक तरह का रेवोल्यूशन आता है, जो शॉक थेरेपी मॉडल. ठीक है, ये हमने पढ़ा था सेकंड चैप्टर में, डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर, यानी कि जब एंड ऑफ बायोपोलैरिटी, मतलब कि जब हमको पता चलता है कि अब सिर्फ एक ही शक्ति बची है, यूएस, और यूएसएसआर तो ख़त्म हो गई है क्योंकि उसकी जो सरकार थी वो पूरी तरह से गिर चुकी है. फिर उसमें एक आता है नया मॉडल, शॉक थेरेपी, जो कौन प्रोवाइड करता है, वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ. अब ये प्रोवाइड करते हैं. अब उस मॉडल में क्या था, उस मॉडल में ये था कि सारी जो भी गवर्नमेंट प्रॉपर्टी थी वो सब प्राइवेट को बेच दी जाती थी, और प्राइवेट सेक्टर्स को सबको बेच दी ताकि वो सारी गवर्नमेंट सेक्टर से कन्वर्ट करके पूरे देश को किस में ला रहे थे, कैपिटलिज्म में, मतलब कि पूंजीवाद में. ठीक है, अब हमने इतना पढ़ लिया, ये सब हो गया. उसके बाद अब थर्ड चैप्टर है यूएस हेगेमनी इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स. हमें पता चला कि यूएसएसआर की तो जो इकोनॉमी है वो ऑलरेडी डाउन हो चुकी है. अब क्या बचता है हमारे पास, जो यूएस की हेगेमनी है. ठीक है, यूएस की हेगेमनी एक तरह की स्टेट ऑफ पावर होती है. ठीक है, हेगेमनी होता है मतलब कि एक तरह का दबाव, एक तरह की पावर, मतलब कि पूरे हेगेमनी है उसके वर्ड में, वर्ल्ड पॉलिटिक्स में. अब वो कैसे पता चलता है, अब देखो हमें पता है कि यूएसएसआर गिरने के बाद कौन बचती है सुपर पावर, सिंगल सुपर पावर बचती है, एक ही सुपर पावर, एक ही महाशक्ति बचती है. वो कौन सी होती है, यूएस, यानी कि अमेरिका. ठीक है, ये मैंने आपको बताया था, ये हम आपको ओवरव्यू मैं आपको दे चुकी थी यूएस हेगेमनी इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स का. उसके बाद मैंने स्टार्ट कराया था बिगनिंग ऑफ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, कि जब सोवियत यूनियन कोलैप्स हो जाता है तो सब एकदम से बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाते हैं. फिर क्या होता चलता है, धीरे धीरे हमें पता चलता है कि यूएस ही एक ऐसी पावर है जो पूरी दुनिया में बची है, यानी कि एक सुपर सिंगल पावर. After the Soviet decline, this is largely correct, but no, first we shall see this in chapter sum of x. अब हम यूएस के बारे में पता करेंगे कि हमें कैसे पता चला कि ये एक ही सिंगल सुपर पावर है जो पूरे वर्ल्ड पे राज करती है. मतलब हमें कैसे पता चला कि यही सुपर पावर है. ठीक है, और यही सबको इन्फ्लुएंस कर रही है, मतलब सबके ऊपर दबाव डाल रही है. ये कैसे पता चला हमें, अब ये पता किया हमने कैसे, देखो क्या हुआ था. जब 1990 में इराक ने कुवैत के ऊपर अटैक किया था, 1990 में, यहाँ आप देखो, इन अगस्त 1990 इराक इन्वेडेड कुवैत, रैपिडली ऑक्यूपाइंग एंड सब्सिक्वेंटली अनेक्सिंग इट. एकदम से इराक ने कुवैत के ऊपर अटैक किया ताकि वो कुवैत के ऊपर अपना हमला करके अपनी टेरिटरी को ले सके. फिर क्या हुआ, यूनाइटेड नेशंस ने, यूएन ने क्या किया, एक यूएस के प्रेसिडेंट को ये जब इंफॉर्मेशन मिली तो उसने क्या किया, एक 34 कंट्रीज़ के साथ आर्मी को मिलाकर, मतलब जो 34 कंट्रीज़ की आर्मी थी, तुम्हें पता होगा यूनाइटेड नेशंस क्या है, यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन. देखो, यूनाइटेड नेशंस अमेरिका में एक सेटअप है, मतलब एक तरह का कमीशन है, ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं ना, एक तरह की कमेटी. उस कमेटी में हर कंट्री का मेंबर है, और उस मेंबर में वहाँ पे जो यूएन में डिसाइड होता है वही सब कुछ हर कंट्री में होता है अकॉर्डिंगली. अब
वहाँ पे यूएन के अंडर बहुत सारी डिफरेंट कमेटीज़ बनी हुई है, जैसे आर्मी से रिलेटेड अलग अलग, हर इशू से अलग कमेटी है, उन्होंने अलग लोग हायर किया हुआ है। जैसे उनके पास इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट भी है, ठीक है, इंटरनेशनल क्रिमिनल, अगर कोई इंटरनेशनल क्रिमिनल है तो उसका केस वहाँ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही मतलब उसके फर्दर बहुत सारे जो है कमेटीज़ बनी हुई है यूएन के अंदर, यूनाइटेड नेशंस के अंदर, ठीक है। अब यूनाइटेड संयुक्त संघ जिसको हम बोलते हैं, यूनाइटेड नेशंस के अंदर बहुत सारी कमेटी बनी हुई है। वो हेल्थ को लेकर भी अलग बनी हुई है, जिसको हम बोलते हैं WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वो किसका पार्ट है? वो यूएन का ही तो पार्ट है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे। तो अब जब कोई अटैक होता है या कुछ भी होता है, वो सारी जो चीज़ें हैं वो कहाँ जाती है? उस मीटिंग में जाती है, उस कमीशन में जाती है। तो जब पता चला कि इराक ने कुवैत के ऊपर 1990 में हमला किया है, तो 6,60,000 ट्रूप्स फ्रॉम 34 कंट्रीज सारे इकट्ठे हो गए। ट्रूप्स मीन्स आर्मी, ठीक है। 34 कंट्रीज में से ट्रूप्स इकट्ठे हुए। अब यूएन में एक एग्रीमेंट साइन हुआ है कि जितने, अगर कोई भी कंट्री ने पहले अटैक करने की कोशिश की तो बाकी जितनी कंट्रीज़ होंगी वो सब मिलके उसके ऊपर अपोजिट अटैक करेंगे, ठीक है। तो जब ये पता चला कि इराक कुवैत के ऊपर अटैक कर रहा है, तो बाकी की जो 34 कंट्रीज़ थी 6,60,000 ट्रूप्स के साथ, उन्होंने इराक के अगेंस्ट, इराक के साथ लड़ना शुरू कर दिया, ठीक है, जिसको हमने नाम दिया फर्स्ट गल्फ वॉर। क्या नाम दिया? फर्स्ट गल्फ वॉर। मतलब कि गल्फ यानी कि एकदम से इकट्ठा, गल्फ माने कि बहुत सारा, ठीक है, बल्क में जिसको हम बोलते हैं ना, दिस इज द तो फर्स्ट गल्फ वॉर। अब हमें यहाँ से पता चलेगा कि यूएस कितना स्ट्रॉन्ग निकला। देखो यूएस का क्यों हम कह रहे हैं, क्योंकि जो 6,60,000 ट्रूप्स हमने 34 कंट्रीज से बात की है, उसमें से यूएस की ही ट्रूप 75% थे। मतलब कि 6,60,000 में से 75% ट्रूप्स किसके थे? यूएस के। अब इससे क्या पता चलता है कि यूएस की मिलिट्री कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और कितनी ज़्यादा रैंक पर है, ठीक है। मतलब कि हाईएस्ट नंबर ऑफ ट्रूप्स किसके थे? यूएस के। तो सबसे स्ट्रॉन्ग मिलिट्री सबसे ज़्यादा किसके पास हुई? यूएस के पास, ठीक है। उसके बाद although the Iraqi president Saddam Hussein had promised the matter of all the battles, the Iraqi forces were quickly and defaulted to withdraw from the Kuwait. जब इराक के साथ उन्होंने लड़ना स्टार्ट किया तो इराक ने क्या किया? अपना जो है बैक स्टेप ले लिया, पीछे हो गए और विड्रॉ कर लिया कुवैत से, ठीक है। अब यहाँ से हमें एक और चीज़ भी पता चली कि एक तो यूएस के पास मिलिट्री स्ट्रॉन्ग है अमेरिका के पास, और दूसरा जो अमेरिका है उसके जो टेक्नोलॉजिकल पावर है वो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि उसने एक तरह की मतलब कंप्यूटर वॉर स्टार्ट कर दी। जो वॉर वहाँ पे हो रही थी वो सब लोग घर पे बैठ के देख रहे थे। दैट मीन्स कि उसके पास उस टाइम पे कितनी हाई टेक्नोलॉजिकल पावर थी, ठीक है। वाइड स्प्रेड टेक्नोलॉजी टेलीविजन कवरेज ऑल्सो मेड इट अ वीडियो गेम वॉर, जिसको एक तरह से नाम दे दिया गया वीडियो गेम वॉर, विद व्यूअर्स अराउंड द वर्ल्ड वॉचिंग। मतलब कि जो व्यूअर्स देख रहे हैं अराउंड द वर्ल्ड, ठीक है। एंड इराकी फोर्सेज लिव ऑन टीवी कंफर्ट ऑफ देयर लाइव रूम्स, ठीक है। तो यहाँ से हमें पता चला कि यूएस की मिलिट्री और उनकी टेक्नोलॉजिकल पावर दोनों ही बहुत स्ट्रॉन्ग है। क्लियर? अब फर्स्ट गल्फ वॉर ख़त्म हुई 1990 में। अब 1992 में आते हैं हम, क्लिंटन ईयर्स। क्लिंटन ईयर्स का मतलब है क्लिंटन एक प्रेसिडेंट जो वहाँ पे बना था 8 ईयर्स के लिए, वो 1992 में आया, ठीक है। तो 1992 में जब क्लिंटन आया तब क्या हुआ, उसने ना फॉरेन पॉलिसीज़ को छोड़ के ज़्यादा ध्यान किस में दिया? अपने डोमेस्टिक पॉलिसीज़ में। मतलब अपने देश की जितनी पॉलिसीज़ थी उसने उसमें ज़्यादा ध्यान दिया रादर देन द फॉरेन पॉलिसीज़ छोड़ के, ठीक है। तो बिल क्लिंटन वॉन अगेन इन 1996। अब उसके बाद जब वो 4 साल के लिए बन गया, 1992 में आया और 1996 में वो दोबारा इलेक्शंस जीत गया और दोबारा प्रेसिडेंट बन गया, ठीक है। तो इन शॉर्ट वो टोटल कितने सालों के लिए वहाँ पे रहा?
8 ईयर्स के लिए। पहले तो 1992 में इलेक्शंस हुए, फिर 1996 में, तो वो 2 बार प्रेसिडेंट बना, ठीक है। तो 2 बार बनने हैं, वो 2000 तक रहा, तो मतलब कि 8 साल के लिए वहाँ पे प्रेसिडेंट रहा। तो क्लिंटन ज़्यादातर उसने फॉरेन पॉलिसी में ध्यान दिया था रादर देन द जो मतलब सॉरी मैं गलत बोल गई, जो क्लिंटन था उसने डोमेस्टिक पॉलिसीज़ में ज़्यादा ध्यान दिया था रादर देन द फॉरेन पॉलिसीज़। उस वक्त सबको लगता था कि यूएस का इवन इतना पार्टिसिपेशन भी नहीं है बाहर फॉरेन कंट्रीज़ में। मतलब जैसे वो क्या करता था क्लिंटन कि जो उसको अपने लोगों को डेवलप करने की, देश को डेवलप करने की, इन चीज़ों में वो ज़्यादा ध्यान दे रहा था। उसको अब जो फॉरेन मतलब कि बाहर मेरे को सुपर पावर की तरह बन के रहना है, उस टाइम पे वो कम ध्यान दे रहा था, ठीक है। पर अब जैसे बहुत सारे इश्यूज आए कि यूएस पे 1-2 अटैक्स हुए, तो उसके बाद क्लिंटन ने उसके लिए बहुत स्ट्रिक्ट एक्शंस भी लिए। अब देखो कैसे। यूएस ऑन ओकेजन डिड नॉट शो, ठीक है, यहाँ से पढ़ते हैं हम। Another significant US military action during the Clinton years was in response to the bombing of the US embassies in Nairobi। अब देखो क्या हुआ, यूएस पे अटैक हुआ। यूएस की जो एम्बेसीज होती हैं कौन कौन सी कंट्रीज़ में, जैसे हमारी एम्बेसी हर देश में होती है, जैसे बहुत सारे देश में डिफरेंट कंट्रीज़ की एम्बेसीज होती है, ठीक है। एम्बेसी मतलब एक ऑफिशियल ऑफिस होता है जो यहाँ की जो जैसे सारा काम चलता है, सारी जो इन्फॉर्मेशन होती है वो वहाँ पे लीगली प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो अब जैसे एम्बेसी नायरोबी में थी, केन्या में थी और डार एस सलाम में थी, मतलब तीनों चारों एम्बेसी जो भी यूएस की एम्बेसी थी उसके ऊपर अटैक हुआ, ठीक है। These bombings were attributed to Al-Qaeda, a terrorist organization strongly influenced by extremist Islamist idea। अब जो ये बॉम्ब्स गिराए गए थे उसकी एम्बेसीज पे, वो किसके आइडिया थे, मतलब कौन सा टेररिस्ट था? अल-क्वेदा नाम का टेररिस्ट था एक, जिसने ऑर्गेनाइजेशन मतलब उनका एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन था टेररिज्म का, आतंकवादियों का, ठीक है। तो वो एक मतलब कहते हैं ना जो इस्लाम होता है वो इस्लाम के ऊपर बेस्ड था। जैसे आतंकवादी जो होते हैं उनमें से कितने हम सुनते हैं कि इस्लाम के आतंकवादी हैं, ये इवन मैक्सिमम इस्लाम के ही होते हैं, ठीक है। तो जो उनका रिलीजन होता है तो वो इस्लाम बेस्ड उनका जो था आइडियाज़ थे। Within a few days of these bombing, President Clinton ordered Operation Infinite। अब देखो यहाँ पे बॉम्ब्स गिर गए, ठीक है, उन एम्बेसीज पे बॉम्ब्स गिरे। तो जब क्लिंटन वहाँ पे उस टाइम पे था तो उसने एक ऑपरेशन का ऑर्डर दिया, ऑपरेशन इन्फिनाइट, जिससे क्या हुआ, रीच अ सीरीज ऑफ प्रिसाइल मिसाइल स्ट्राइक्स एंड अल-क्वेदा targets in Sudan and Afghanistan. The US did not bother about the UN sanction of अब अल-क्वेदा टेररिस्ट के ऊपर अटैक करने के लिए यूएस ने क्या किया, यूएस ने स्ट्राइक कर दी, क्रूज मिसाइल स्ट्राइक्स ऑन अल-क्वेदा टेररिस्ट टारगेट्स इन सुदान एंड अफगानिस्तान में। कहाँ पे? अफगानिस्तान में और सुदान में, ठीक है। द यूएस डिड नॉट बॉदर अबाउट द यूएन सेक्शन। यूएस ने उस टाइम पे किसी की चिंता नहीं की कि यूएन के कोई प्रोविजंस भी हैं, कोई एग्रीमेंट भी है कि ऐसे अटैक नहीं करना। उसने बिना सोचे समझे अटैक कर दिया। तो उस टाइम पे लगा कि यूएन ने भी कुछ नहीं कहा और यूएस ने अटैक भी कर दिया। मतलब वो इतना स्ट्रॉन्ग है ना कि अगर उसको किसी ने उसके ऊपर कुछ अटैक किया, थोड़ा सा मतलब बॉम्ब्स गिरा दिए, अटैक कर दिया, तो उसने 1 सेकंड में रिवेंज ले लिया, ठीक है। तो इससे पता चला कि यूएस मिलिट्री पावर, टेक्नोलॉजी पावर हर चीज़ में स्ट्रॉन्ग था। ये न्यूक्लियर पावर, जो न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं, हर चीज़ में, ठीक है। इन रेट्रोस्पेक्ट दिस वॉज मेयरली द बिगनिंग। अब देखो 9/11 एंड द ग्लोबल वॉर ऑन टेरर। दिस इज द वेरी फेमस अटैक ऑन द यूएस। 9/11 का मतलब है, 9 का मतलब यहाँ पे है मंथ से और 11 का यहाँ पे मतलब है डेट से, यानी कि 11 सितंबर। 9th में कौन सा मंथ आता है? सितंबर, और 11th सितंबर। 11 सितंबर 2001 इस दिन बहुत बड़ा एक अटैक हुआ था यूएस के ऊपर।
19 हाईजैकर्स ने क्या किया था, अरब की कंट्रीज़ में से 4 अमेरिकन कमर्शियल एयरक्राफ्ट थे, उनको वो कर लिया, हाईजैक कर लिया, ठीक है। 4 एयरप्लेन्स को उन 19 टेररिस्ट ने हाईजैक कर लिया और उन 4, अब जैसे 4 एयरप्लेन्स थे तो उन चारों एयरप्लेन्स में क्या किया उन्होंने, जैसे एक एयरप्लेन तो सीधा उन्होंने अटैक किया, एक एयरप्लेन किस में क्रैश किया, नॉर्थ टावर ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, मतलब न्यूयॉर्क में एक बहुत बड़ा टावर था, नॉर्थ टावर जिसको हम बोलते थे, एक उसमें अटैक किया, एक किया साउथ टावर्स, मतलब दोनों टावर्स में, नॉर्थ एंड साउथ टावर्स ऑफ न्यूयॉर्क, ठीक है। और थर्ड कहाँ किया इन्होंने, एक पेंटागन बिल्डिंग थी आर्लिंगटन में, वर्जीनिया, ठीक है, मतलब कि एक बहुत बड़ी बिल्डिंग थी। और एक और कहाँ किया, यूएस के हेडक्वार्टर में। तो मतलब ये 4 एयरप्लेन्स इन्होंने सीधा बिल्डिंग में क्रैश कर दिए, जिसकी वजह से क्या हुआ, बहुत बड़ा अटैक माना जाता है ये। इन अटैक को हम बोलते हैं 9/11, क्योंकि ये अटैक्स उस दिन 9/11 को हुए थे, यानी कि सितंबर 11, ठीक है। देखो ये यहाँ पे एक पिक्चर भी है, तुम देख रहे हो द न्यूयॉर्क टाइम्स की, जिसमें तुम देख रहे हो यूएस अटैक, हाईजैक जेट्स डिस्ट्रॉय ट्विन टावर्स एंड हिट पेंटागन इन डे ऑफ टेरर, यानी कि ट्विन टावर्स, नॉर्थ और साउथ दोनों टावर्स पे अटैक किया गया, एक पेंटागन बिल्डिंग पे अटैक किया गया, ठीक है, और एक और कहाँ अटैक किया गया, हेडक्वार्टर, यूएस हेडक्वार्टर में। तो ये चारों एयरप्लेन्स उन चारों बिल्डिंग्स में क्रैश कर दिए गए। तो इसको हम कैसे लिखते हैं, राइट द मंथ फर्स्ट फॉलोड बाय द डेट। अब जैसे हम कैसे लिखते हैं, हम तो जैसे इन्होंने हम लिखते हैं 9 सितंबर 2000, मतलब 9 सितंबर, अब ये उल्टा लिखते हैं, 9/11 लिखते हैं। हम क्या लिखते हैं, 11/9 लिखते हैं ना। अगर हमें डेट लिखनी हो तो हम डेट पहले लिखते हैं, मंथ बाद में लिखते हैं। लेकिन इन्होंने क्या किया हुआ है, मंथ पहले लिखा हुआ है, यानी कि 9 सितंबर 11, ठीक है। 9 का क्या मतलब है यहाँ पे, सितंबर, और 11 का क्या मतलब है यहाँ पे, डेट, ठीक है। तो सितंबर 11, लेकिन हम क्या करते हैं, हम डेट पहले लिखते हैं 11 सितंबर, ठीक है। द अटैक्स किल्ड नियरली 3000 पीपल। इस अटैक्स में, ये जो 4 अटैक हुए थे, इसमें कम से कम कितने लोगों की, 3000 लोगों की मौत हुई, बहुत सारे लोग इंजर्ड हुए। दे हैव बीन कंपेयर टू द ब्रिटिश बर्निंग ऑफ वाशिंगटन इन 1814 एंड जापानीज अटैक ऑन पर्ल हार्बर इन 1914। However, in terms of loss of life, देखो अब जो ये 9/11 अटैक हुआ था, दैट वाज द रेयर अटैक ऑन द यूएस, मतलब फर्स्ट इतना सीवियर अटैक हुआ था यूएस के ऊपर कि इससे पहले कभी कोई ऐसा अटैक हुआ नहीं था। शायद एक बार हुआ था 1776 में, उसके बाद सीधा इतना बड़ा अटैक कब हुआ, 2001 सितंबर 9, ओके। अब देखो ये अटैक हो गया, तो अब यूएस ने कैसे रिवेंज लिया, तुम्हें पता है। यूएस के जो वो हैं प्रेसिडेंट, क्लिंटन था उस टाइम पे, तुम्हें पता है, नहीं क्लिंटन तो शायद हट गया था, 2001 की बात है ना, हाँ क्लिंटन हट गया था। क्लिंटन की जगह कौन आ गया था, जॉर्ज डब्ल्यू बश ऑफ द रिपब्लिकन पार्टी, ठीक है। क्या नाम था, जॉर्ज डब्ल्यू बश। जॉर्ज डब्ल्यू बश जब आया तो उसने सोचा कि अब मैं इसका बदला लूँगा, इस रिवेंज लूँगा एज ए पार्ट ऑफ हिज ग्लोबल वॉर ऑन टेरर। तो उन्होंने एक ऑपरेशन लॉन्च किया, ऑपरेशन एंड्योरिंग फ्रीडम, अगेंस्ट ऑल जितने उनके ऊपर शक थे। उन्होंने क्या किया यूएस की गवर्नमेंट ने कि जितने टेररिस्ट थे ना, उन्होंने वहाँ से कंट्री में से उठा के अपनी जेल में ले आए। मतलब वो ऐसे उनको उठा के लाए कि जिस कंट्री में टेररिस्ट थे उस कंट्री की भी गवर्नमेंट को नहीं पता चला कि वो टेररिस्ट कहाँ पर है, और यूएस उनको उठाकर अपने देश में लाकर किसी अंडरग्राउंड जेल में रख रहे हैं। मतलब यूनाइटेड नेशंस के भी किसी मेंबर को नहीं पता और किसी को भी उस टाइम नहीं पता था,
ठीक है। तो नो वन नोज दैट टाइम कि यहाँ पे इवन उनसे किसी उन प्रिजनर्स को, उन आतंकवादियों को किसी से मिलने भी नहीं दिया जा रहा था। सो यू कैन इमेजिन कि कितना स्ट्रॉन्ग था इस टाइम पे ये, कि मतलब वो रिवेंज लेने के लिए उन सब कंट्रीज़ को अपनी गवर्नमेंट मतलब क्या कर रही थी, उनकी गवर्नमेंट एक सीक्रेट मिशन रेडी कर रही थी कि मतलब जिन जिन कंट्रीज़ में टेररिस्ट थे उन सब की पहले इन्फॉर्मेशन निकलवाई कि वो कहाँ कहाँ पे हैं, और फिर वहाँ से उनको उठाकर अपने देश में ले आए और किसी ऐसी अंडरग्राउंड जगह पे रख रहे हैं जहाँ पे किसी को भी नहीं पता, नो वन नोज अबाउट दैट। ठीक है, क्योंकि ये अलाउड नहीं है यूएन में कि तुम अपने देश के क्रिमिनल को किसी और देश में जाके पकड़ना अलाउड नहीं है। पर यूएस ने क्या किया, यूएस ने ऐसे ही किया, वो दूसरे देश में जाके उनको लेकर आई। ठीक है, उसके बाद था इराक इन्वेशन। इराक इन्वेशन का क्या मतलब है, एक बार 19 मार्च 2003 में क्या हुआ, यूएस ने, अमेरिका ने इराक के ऊपर हमला कर दिया। क्यों किया, क्योंकि यूएस को लगा, मतलब क्योंकि यूएस को इन्फॉर्मेशन मिली कि इराक जो है न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप कर रहा है। अब उस टाइम पे 2003 में न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप करने का बिल्कुल अलाउड नहीं था, मतलब अभी भी नहीं है, दिस इज़ अनऑफिशियल। ठीक है, यूएन में एग्रीमेंट साइन हुआ है कि कोई भी अब कंट्री न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप नहीं करेगी। तो जब यूएस को ये इन्फॉर्मेशन मिली कि वो डेवलप कर रहे हैं तो उन्होंने फटाफट अटैक कर दिया। पर इराक को क्या लगा, इराक जब इन्वेस्टिगेशन हुई तो ऐसा कोई भी प्रूफ नहीं मिला कि वो न्यूक्लियर डेवलपमेंट कर रहे हैं। तो इराक को क्या लगा कि ये सब इन्होंने इसलिए किया क्योंकि वो हमारे ऊपर, वो अपनी सुपर पावर दिखाना चाहते थे और हमारी टेरिटरी को लेना चाहते थे। ठीक है, तो ये था इराक इन्वेंशन, ये तुम रीड कर लेना। ये सब मैं ऑलरेडी आपको एक बार करा चुकी हूँ, मैंने आपको ये रिवीजन क्लास इसलिए दिया है ताकि आपको याद आ जाए। मैंने आपको पूरा पिछला याद करा दिया, कोल्ड वॉर का 2nd चैप्टर, एंड दिस इज़ द 3rd चैप्टर ऑफ यूएस हेगेमनी। अब हम बिल्कुल रेगुलर रहेंगे, रोज़ एक दिन की भी, सिंगल डे भी क्लास मिस नहीं होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात, जब मैं 12-20 लाइव क्लास लेती हूँ, लिंक भेजती हूँ, कोई भी बच्चा लाइव नहीं आता, तो तुम कोशिश करो कि लाइव क्लासेस अटेंड करो। ठीक है, तो कल से लाइव आना और लाइव हम पढ़ेंगे। उसके बाद ये रिवीजन हो गई, अब मैं कल बात करते हैं और कल कंटिन्यू करते हैं लेक्चर। ओके, टेक केयर।